हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हियर। ओके सो गाइस, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने अपना फिज़िक्स का जो 11th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का जो फिज़िक्स है उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड नहीं, आई थिंक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड था, जो चैप्टर हम लोग ने स्टार्ट किए थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, वो ख़त्म कर चुके थे। बट उसका जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज होती है वो हम लोग ने नहीं किए थे, तो इस पार्ट में हम लोग आज ये कवर करेंगे। इसके अगले पार्ट भी एक और पार्ट आएगा, उसके अंदर टोटल MCQ न्यूमेरिकल्स टोटल होगा, बिकॉज एक वीडियो में टोटल MCQ और न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने एक्सरसाइज सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ये वाला पार्ट और इसके आगे वाला पार्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर का जितना भी लिंक रहेगा, सपोज करो थ्योरी पार्ट या एक्सरसाइज सॉल्यूशन या जितना भी पूरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और एक्सरसाइज का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 सब वीडियो आप लोगों को सीक्वेंस वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, कोई सी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं यही बोलता हूं कि अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है, चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो की लिंक दी है, वो सब वीडियो देखिए, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज का वीडियो देखिए, बिकॉज तभी समझेगा, वरना ये नहीं समझेगा। ओके, ठीक है, चलो। तो एक्सरसाइज में बेसिकली हम लोग खाली MCQ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्या करते हैं हम लोग एक्सरसाइज में? सिर्फ हम लोग MCQ और क्या करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन जो रहते हैं वो सब हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो उसी के अंदर वो कवर हो जाते हैं, इसलिए मैं सिर्फ MCQ और न्यूमेरिकल ही कराता हूँ। ओके, चलो MCQ से स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ पहला क्वेश्चन क्या है? चेंज इन डायमेंशंस इज नोन एज। अब देखो, ये जो, इसलिए मैं पहले ही बोल दिया था एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही कि वीडियो पूरा देखो। थ्योरी पार्ट जो मैंने पढ़ाया, चैप्टर जो मैंने कंप्लीट कराया, आप लोगों को पढ़ाया, तो वो पढ़े रहेंगे ना, तो इसका डायरेक्ट आप लोग बता सकते हो। देखो, चेंज इन डायमेंशन मतलब कि डायमेंशन में चेंज, मतलब कि लेंथ या वॉल्यूम या शेप में अगर चेंजेस आता है तो कब क्या होता है, उसका मतलब क्या? डिफॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन। देखो, फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन ये सब तो हम लोग ने पढ़े ही नहीं है चैप्टर में। स्ट्रेन पढ़े हैं, लेकिन स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होता है। बट यहाँ पे खाली पूछे चेंज इन डायमेंशन बचाओ। क्या पूछे? खाली चेंज इन डायमेंशन बताओ। ठीक है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन नहीं पूछा है। अगर पूछता तो स्ट्रेन आता, लेकिन खाली पूछा है चेंज इन डायमेंशन बताओ, तो क्या आएगा? डिफॉर्मेशन आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, डिफॉर्मेशन। ओके, तो ये पहला MCQ बहुत ही सिंपल था। अब नाउ सेकेंड MCQ। द पॉइंट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एट विच स्ट्रेन बिगिंस टू इंक्रीज। देखो, समझने की कोशिश करो। द पॉइंट, हम लोगों को ऐसा एक पॉइंट बताना है ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग ने थ्योरी पार्ट में देख चुके हैं, वो एक कर्व होता है स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व, वो हम लोग ने पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग को उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बताना है कि ऐसा पॉइंट एट विच स्ट्रेन बिगिंस टू इंक्रीज, जहाँ पे स्ट्रेन बिगिंस टू इंक्रीज, जहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा, इवन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस में कोई इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेन क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? स्ट्रेन इंक्रीज होगा, लेकिन विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा, कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा? यील्ड पॉइंट। देखो, इलास्टिक पॉइंट तो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में हम लोग ये चैप्टर में ज़्यादा तक पढ़े, तो हम लोग को यही देखना है। स्ट्रेन और स्ट्रेस इलास्टिक पॉइंट में दोनों बढ़ते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ता है, स्ट्रेन भी बढ़ता है। यील्ड पॉइंट में ऐसा होता है कि यील्ड पॉइंट के बाद ऐसा हो जाता है कि स्ट्रेन जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन स्ट्रेस जो रहेगा वो इंक्रीज नहीं होगा, विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, यील्ड पॉइंट समझ में आया? ठीक है, थर्ड वाला क्या दिया है? द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर इज 18 × 10⁻³ जूल। देखो, ये थोड़ा MCQ न्यूमेरिकल्स टाइप जैसा है,
MCQ, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, स्ट्रेन एनर्जी दिया है। देखो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो ये क्या दिया है, स्ट्रेन एनर्जी कितना दिया है, 18 × 10⁻³ जूल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। MCQ नंबर 3 है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू कितना दिया है, 18 × 10⁻³ जूल। ओके, ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, लिख दिया मैंने। और एन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अब देखो पहले क्या दिया, स्ट्रेन एनर्जी दिया, फिर दूसरा उसने क्या बोला, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब स्ट्रेन एनर्जी के डिवाइड में क्या रहेगा, पर यूनिट का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है, डिवाइड में क्या रहेगा, वॉल्यूम भी रहेगा। तो क्या रहेगा, ऑफ द सेम वायर, जो हम लोग ने इसके लिए वायर लिए थे, ये एनर्जी जो स्ट्रेन एनर्जी के लिए थे वायर, वही स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए भी सेम वायर रहेगा, और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम रहेगा, और और वायर भी सेम रहेगा। तो उसका जो वैल्यू आ रहा है वो 6 × 10⁻³ जूल पर मीटर क्यूब। क्यों जूल पर मीटर क्यूब, देखो स्ट्रेन एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो जूल तो ठीक है आ गए, पर यूनिट मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसीलिए मीटर क्यूब भी आएगा। ओके, तो हम लोग यूनिट से भी पहचान सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 6 स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, सॉरी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं एक काम करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना, तो पर को मैं ये सब डिवाइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया है, 6 × 10⁻³ जूल। ओके, सॉरी जूल पर मीटर क्यूब दिया है, जूल पर मीटर क्यूब दिया। ओके, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या मालूम करने वाला है, इट्स वॉल्यूम विल बी, हम लोग को क्या मालूम करना है, इसकी वॉल्यूम, इसकी क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे गिवन जो दिया है ये न्यूमेरिकल टाइप जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आप लोग, ये स्ट्रेन एनर्जी है, ये भी स्ट्रेन एनर्जी है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, अगर यहाँ डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, सपोज यहाँ पे देखो, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाय स्ट्रेन एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना, ये स्ट्रेन एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी, ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ठीक है, तो वॉल्यूम लिख दो। स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू क्या है पहले वाले में, 18 × 10⁻³ स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये रहेगा 6 × 10⁻³। ठीक है, ये होगा जूल, ये होगा जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिखोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अब स्ट्रेन एनर्जी कैंसिल, ये वॉल्यूम कहाँ जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा ना, डिवाइड में ना, ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ये कट गया, 6 × 6, 6 × 3 = 18, तो 3, अब जूल कैंसिल, मीटर क्यूब किधर गया, डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में ऊपर गया, तो जैसे वॉल्यूम ऊपर गया वैसे मीटर क्यूब भी ऊपर गया, तो मीटर क्यूब। और अगर नहीं समझा तो देखो, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब ही होता है। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका भी मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट बना के मैंने पूरा रखा हो, पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सबका बना के मैं रखा हो, तो आप लोग पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर भी दे सकते हो, जो लोग 11th क्लास में है महाराष्ट्र बोर्ड में। ओके, साइंस के स्टूडेंट। ओके, तो वॉल्यूम का क्या आया हम लोग का, 3 मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बताओ, बी, समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ तक समझा। ठीक है, नेक्स्ट MCQ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अनेबल इज टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही लिखा रहता है, सॉरी। हाँ, तो समझो मतलब क्या बोलना क्या चाह रहा है, देखो कि ऐसी प्रॉपर्टी बताओ मटेरियल की, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो रजिस्ट करती है, क्या रजिस्ट करती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से रजिस्ट करती है, अनेबल्स टू रजिस्ट, मतलब
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने को रोकती है, तो वो होता है हार्डनेस। हम लोग ने इलास्टिसिटी भी पढ़ा है, प्लास्टिसिटी भी पढ़ा है, हार्डनेस भी पढ़ा है, डक्टिलिटी भी पढ़ा है, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया थ्योरी पार्ट देख के आओ वीडियो। ओके, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो हार्डनेस, क्योंकि हार्डनेस क्या करता है पता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को होने से रोकता है। हार्डनेस क्या करता है, प्लास्टिक जो डिफॉर्मेशन होने से वो रजिस्ट करता है, रजिस्ट मतलब रोकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, हार्डनेस। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या दिया है, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रजिस्ट। अब यहाँ पे भी देखो, ऐसा मटेरियल हम लोग को चुनना है जो रजिस्ट करता है। क्या रजिस्ट करता है, फ्रक्चरिंग होने से, फ्रैक्चर होने से हम लोग को रजिस्ट करता है, फ्रैक्चर होने से बचाता है। ऐसे मटेरियल व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, मतलब मैंने सपोज करो एक मटेरियल पे या एक सिस्टम पे एक फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया, अब वो फोर्स की वजह से फ्रैक्चर होगा, तो फ्रैक्चर को रोकने के लिए एक ऐसा मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे जो फ्रैक्चर नहीं हो। फोर्स अगर लगे तो फ्रैक्चर नहीं हो, तो ऐसा कौन सा मटेरियल है, तो ऐसा मटेरियल है टफनेस। देखो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए कौन था, हार्डनेस। मटेरियल कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, हार्डनेस होना चाहिए। लेकिन फ्रैक्चर होने के लिए मटेरियल को कैसा होना चाहिए, टफ होना चाहिए, मटेरियल को टफ। तो टफ और हार्डनेस का मतलब समझ में आया, और नहीं समझा तो थ्योरी पार्ट वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दिया हुआ है। ओके, ये चैप्टर का पूरा लिंक दिया हुआ। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग का रहेगा न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू, यहीं तक था, 5 एमसीक्यू था, हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, क्या दे बोला, देखो, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को किससे दिखाते, म्यू से दिखाते। अब स्टैटिक फ्रिक्शन बोला इसलिए मैं एस भी लिखूंगा, म्यू एस। ठीक है, तो हम लोग को मालूम क्या करना है, म्यू एस हम लोग को मालूम करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन म्यू एस हम लोग को मालूम करना है। और क्या दिया है, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। देखो मास कितना दिया है, 50 kg, मास कितना दिया है, 50 kg। ठीक है, अब प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल पुल्ड बाय अटैचिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, द फोर्स इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, इट इज ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट जस्ट मूव व्हेन स्प्रिंग बैलेंस शोज 15 न्यूटन। मतलब ये जो हम लोग को क्या दिया है 15 न्यूटन, ये क्या है, फोर्स दिया है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ हॉरिजॉन्टल टेबल पर वो मूव होना स्टार्ट होगा। तो हम लोग को क्या दिया, ये फोर्स दिया, 15 न्यूटन क्या दिया, फोर्स दिया। ठीक है, देखो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, म्यू एस हम लोग को मालूम करना है, एम हम लोग को दिया हुआ है, एफ एल, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में एफ एल लिखना पड़ता है, फोर्स को क्या लिखना पड़ता है, एफ एल। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में तो कितना दिया, वो 15 न्यूटन। ओके, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग को दी हुई है। हम लोग क्या पूछे, एफ एस। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जब उसका टॉपिक, तो हम लोग को फॉर्मूला मिला था, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस एन, ये हम लोग को फॉर्मूला मिला था। ठीक है, तो देखो एफ एल तो हम लोग को दिया हुआ है, म्यू एस हम लोग को मालूम करना है, तो एन हम लोग को मालूम रहेगा तो म्यू एस मिल जाएगा हम लोग को। तो एन कैसे मालूम करेंगे, एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन क्योंकि एक फोर्स है, एन क्या है, एक फोर्स है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एम जी, क्या रहेगा, एम जी। ठीक है, वेट जिसको बोलेंगे, वेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एफ एन क्या है, वेट है, जो ऑब्जेक्ट का वेट है। ठीक है, तो एफ एल का वैल्यू कितना है, एफ एल का वैल्यू पुट करो यहाँ पे 15 न्यूटन। फिर म्यू एस का वैल्यू कितना है, नहीं मालूम करने का। फिर इसके बाद एम का वैल्यू कितना है, 50। ठीक है, एम का वैल्यू 50 है। अब जी का वैल्यू तो हम लोग को याद ही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, उसका वैल्यू तो डायरेक्ट याद है, 9.8। ठीक है, 9.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 50 और 50 कैंसिल, म्यू एस इज इक्वल टू क्या आया, 1/9.8 है ना, ये तो कैंसिल हो गया, तो 9.8 किधर चल गया, नीचे चला गया, तो म्यू एस इज इक्वल टू 1.98। ठीक है, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे यूजिंग लॉग एंटी लॉग, ठीक है, डायरेक्ट मत सॉल्व करना क्योंकि कैलसी और मोबाइल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर लॉग एंटी लॉग लगाएंगे, लॉग एंटी लॉग का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ अपने चैनल पे, तो जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखो, तो वहाँ पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो अगर नहीं मिले तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है, तो मैं लॉग एंटी लॉग नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 0.102। ठीक है, 102।
2। इसका यूनिट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो कोएफिशिएंट का थोड़ी ना कोई यूनिट होता है, ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। फर्स्ट वाला एकदम ईजी था, एकदम ईजी था। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लगाए और वैल्यू को पुट किया और आंसर लेके आए। ठीक है, यहाँ पे देखो वही चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने बस लिखा हूँ M 50 kg दिया है, FL 15 न्यूटन दिया है, G हम लोग को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, म्यू एस हम लोग को मालूम करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे देखो किया उसने, म्यू एस इज इक्वल टू FL अपॉन N, FL डिवाइड बाय mg। N का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है। m का वैल्यू क्या है? 50, मास है ना, m मतलब मास कितना दिया? 50। FL मतलब फोर्स कितना दिया? 50। फिर g का वैल्यू 9.8, तो 50 कैंसिल, 1/9.8 बचा, 1/9.8 का वैल्यू आता है 0.102। ये लॉग एंटी लॉग से सॉल्व होना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? अ ब्लॉक ऑफ मास 30 kg। देखो एक ब्लॉक है, उसका मास कितना दिया है? 37 kg दिया है। ठीक है, रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो रेस्ट है। ठीक है, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दिया तो म्यू एस आएगा, सिर्फ म्यू नहीं आएगा, क्या आएगा? म्यू एस आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया है, अब यहाँ पे मालूम नहीं करना, दे दिया है। कितना दिया है? 0.3। फाइंड आउट द लीस्ट फोर्स, मतलब अभी हम लोग को फोर्स मालूम करना है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? फोर्स मालूम करने, फोर्स दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मालूम करने बोला था। अभी यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है और फोर्स मालूम करने बोला है। क्वेश्चन समझ में आया? बाकी सब सेम है। देखो मास दिया है, जी तो मालूम है हम लोग को, म्यू एस दे दिया, क्या मालूम करना है? फोर्स मालूम करना है। तो फोर्स मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला है? वही पहले वाला फॉर्मूला जो हम लोग ने पहले न्यूमेरिकल्स में लगाया। देखो FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का वैल्यू हम लोग को मालूम है 0.3। एन का भी फॉर्मूला है M इंटू जी। एम का वैल्यू कितना है? 37, तो 37 यहाँ पे पुट किए। जी का वैल्यू कितना है? 9.8। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग लॉग और एंटी लॉग, तो हम लोग को मिलेगा आंसर FL इज इक्वल टू 108.8 न्यूटन। ओके, 108.8 न्यूटन, ये हम लोग को आंसर मिलेगा। देखो इस चैप्टर में बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स दिया है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगा रहा है, वैल्यू पुट कर रहा है और आंसर आ जा रहा है। देखो अभी जो भी हम लोग ने 2 न्यूमेरिकल देखे एकदम ईजी था कि नहीं था? ठीक है, आगे और हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अ बॉडी ऑफ मास 37 kg। अब मास दे दिया, ठीक है, मास कितना दिया? 37 kg, रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, 37 kg हम लोग को दे दिया है। यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो मास कितना दिया है? 37 kg लिख दिया। ठीक है, जो दिया वो हम लोग को पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर क्या बोला है? द मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन इज 68.5 न्यूटन। देखो मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है, मतलब फोर्स कितना है? FL कितना दिया वैल्यू? 68.5 न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे FL इज इक्वल टू 68.5 न्यूटन। समझ में आ रहा है? मास लिख दिया, FL लिख दिया। अच्छा जी का वैल्यू तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो, याद कर लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हर फॉर्मूले में, हर उसके अंदर लिख लेना। एग्जाम में ये दिया हुआ रहता है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में दिया हुआ रहता है, बट याद कर लोगे तो और आप लोगों के लिए कह सकते हैं अच्छी बात है। ठीक है, चलो और क्या दिया हुआ है? इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ अ फोर्स ऑफ 43 न्यूटन इज नीडेड। अभी देखो यहाँ पे जो फोर्स दिया वो F के है। क्या है? F के। क्यों F के है? बिकॉज देखो एक FL हो गया ना, तो दूसरा FL थोड़ी ना होगा, दूसरा क्या रहेगा? F के। और हम लोग ने 2 ही पढ़े, FL और F के। इस चैप्टर में हम लोग कितना फोर्स पढ़े? FL पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना? तो काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ ये 43 न्यूटन। क्या दिया है? F के, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है ये? F के, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके ठीक है, ओटे बोल रहा हूँ, ओके ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया? 43 न्यूटन। ओके, तो FL दे दिया है, FK दे दिया है, मास दे दिया, जी तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, अब यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी पूछा क्या है? देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? फर्स्ट वाला देखो क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू एस हम लोग को फाइंड करना है। बी क्या पूछा है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जब FL दिया है तो म्यू एस पूछा है, तो FK दिया रहेगा तो म्यू के पूछेगा। ओके,
ठीक है। तो ये हम लोग को दो चीज़ें हम लोग को मालूम है, सिंपल, दोनों का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़े हैं। देखो यहाँ पे म्यू एस का फॉर्मूला है, तो पहले वाला पहला जो हम लोग दो न्यूमेरिकल जो किए हैं, पहला दूसरा, उसका ये एफ एल अपॉन एन, एफ एल अपॉन एम जी हो जाएगा। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। एफ एल कितना है 68.5, देखो यहाँ पे 68.5, तो यहाँ पे मैंने पुट किया। एम का वैल्यू 37 है, जी का वैल्यू 9.8। इसको लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.1889। ठीक है, लॉग एंटी लॉग से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट चेक कर लेना तो आप लोगों को मिल जाएगा। पहले वाला हो गया। सेकंड वाला भी सिंपल फॉर्मूला, एस की जगह क्या आएगा, एल की जगह क्या आएगा, एन एन ऐसी रहेगा। बस फॉर्मूला याद भी कर सकते हो आप लोग इजीली। मेरे को तो याद हो गया, म्यू एस इजिकल टू एफ एल अपॉन एन, म्यू के इजिकल टू एफ के अपॉन एन। एन का वैल्यू, एम का फॉर्मूला सेम है एम जी। एफ के का वैल्यू कितना है, एफ के का 43 न्यूटन, 43 न्यूटन डाल दिया। एम का वैल्यू कितना है 37, जी का वैल्यू 9.8। अब इसको भी लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा म्यू के इजिकल टू 0.1186। तो आई होप बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा हो ये, एंड एकदम इजी है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो एंड आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर गेट्स स्ट्रेच्ड, क्या बोल रहा है, अ वायर गेट्स स्ट्रेच्ड बाय 4 mm ड्यू टू अ सर्टेन लोड। देखो वो बोल रहा है कि एक वायर में मैं सर्टेन लोड लगाया, उसकी वजह से जो वायर क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ। कितना स्ट्रेच हुआ, 4 mm। 4 mm बढ़ा, 4 mm बढ़ा तो मतलब लेंथ बढ़ा। तो देखो लेंथ बढ़ा तो मतलब मैं लिखूंगा लेंथ 1। सपोज करो लेंथ बढ़ा 4 mm। ठीक है, अब मीटर में हम लोग बात करते हैं क्या, नहीं बात करते, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है लेंथ की, मीटर है। सॉरी, मिलीमीटर में बात करते हैं क्या हम लोग, नहीं बात करते। किस में बात करते हैं, मीटर में बात करते हैं। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये m का मतलब होता है 10⁻³ याद कर लो। ठीक है, तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो फिर याद रख लो ये m का मतलब होता है 10⁻3। तो मैंने 10⁻3 लिख दिया बस, और मीटर ऐसी। ओके, याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ द सेम लोड इज अप्लाइड, देखो क्या क्या बोला है, इफ़ द सेम लोड इज अप्लाइड टू अ वायर ऑफ सेम मटेरियल। अब बोल रहा है कि सेम लोड मैंने अप्लाई किया इन सेम वायर, सेम मटेरियल का वायर का, विथ हाफ द लेंथ एंड डबल द डायमीटर। मतलब उसका जो लेंथ रहेगा हाफ द लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। पहले के मुकाबले में उसका लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और डायमीटर डबल हो जाएगा। लेंथ हाफ हो जाएगा पहले के मुकाबले में, डायमीटर डबल हो जाएगा पहले के मुकाबले में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो L2 इजिकल टू L1/2। हाफ ना, हाफ बोला है ना उसने, हाफ हो जाएगा। किसके हाफ हो जाएगा, पहले वाले के, पहले वाले का हाफ होगा ना, सेकंड वाले का थोड़ी हाफ होगा, पहले वाले का हाफ होगा। और बोला है डायमीटर जो रहेगा वो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा मतलब पहला जितना रहेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल। समझा, ये डबल हो जाएगा ना। डबल का मतलब क्या है, पहले वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ना डबल होगा। ठीक है, तो L2 इजिकल टू L1/2, D2 इजिकल टू 2D। यहाँ तक समझा, ओके। ठीक है, और पढ़ते हैं आगे। डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी फर्स्ट वायर, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो L1 और L2 D1, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 और 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वायर लिखा है ना, डबल डायमीटर ऑफ द फर्स्ट वायर। ठीक है, इसीलिए। चलो, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स लेंथ, हम लोग क्या मालूम करना है, चेंज इन इट्स लेंथ। मतलब कि जो सेकंड वाला जो हम लोग जो फर्स्ट वाले में देखो हम लोग को बता दिया कि स्ट्रेच किया मैंने लोड लगा के तो 4 mm दिया, तो अब वो सेकंड वाले को भी कर रहा है, लोड लगा रहा है, तो उसका कंडीशन बता दिया, दो कंडीशन बता दिया कि हाफ लेंथ हो जाएगा और डबल डायमीटर हो जाएगा। तो उसका जो स्ट्रेच किया उसका चेंज इन लेंथ बताओ। तो पहले वाले का तो बता चुका उसने, ये पहले वाले का 4 mm, सेकंड वाले का बताओ उसने बोला। तो सिंपल फार्मूला क्या है पता है, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वायर जब भी अगर क्वेश्चन में वायर का आया ना तो मतलब यंग्स मॉडुलस आएगा। ठीक है, लेंथ डायमीटर ये सब दिया रहेगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि यंग्स मॉडुलस आएगा, क्योंकि वायर है ना, वायर मतलब राउंड है, और राउंड मतलब स्ट्रेच कर रहा हूँ मैं, तो स्ट्रेच कर रहा हूँ तो यंग्स मॉडुलस आएगा। क्योंकि यंग्स मॉडुलस में क्या चेंज होता है, लेंथ चेंज होता है। क्या चेंज होता है, लेंथ चेंज होता है, इसीलिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस का, FL/A × L। F क्या है, फोर्स है, L क्या है, लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, सॉरी याद रखना ओरिजिनल मतलब जो पहले लेंथ थी। A क्या है, एरिया, और L क्या है, जो चेंज इन लेंथ हुआ ना वो है। ठीक है, एरिया लेंथ, फिर F ऐसी रहेगा, L भी ऐसी रहेगा। A का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये वायर है
तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, मतलब सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, सर्कल है ना वायर, तो पाई आर स्क्वायर और एल ऐसी रहेगा। ठीक है, अब हम लोग को दो कंडीशन दिया है, एक 1 के लिए एक 2 के लिए, है ना, वायर 1 और वायर 2, फोर्स दोनों के लिए सेम है। तो देखो वाई 1 इज इक्वल टू F1 L1 पाई आर 1 स्क्वायर और L1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड Y2 इज इक्वल टू F2 L2 पाई आर 2 स्क्वायर L2 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 हम लोग कर दिए दोनों को। अब क्या करेंगे पता है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, देखो डायमीटर ये दोनों डबल हो गया ना, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जो डायमीटर होगा वो रेडियस भी हो जाएगा। तो D2 इजिकल टू 2D1 था, तो R2 इजिकल टू 2R1 हो जाएगा। ठीक है, कि सेम है ना। ओके, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये Y2 को ना Y1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये भी इससे डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो गया Y2 डिवाइड बाई Y1 F2 L2 पाई R2 स्क्वायर L2 F1 L1 पाई R1 स्क्वायर L1। ठीक है, अब क्या क्या कटेगा बता मुझे। देखो यहाँ पे देखो y1 इजिकल टू y2 है, क्योंकि सेम लोड है। देखो यहाँ पे उसने बोला सिंस सेम लोड इज अप्लाइड ऑन सेम वायर, तो सेम वायर है ना, मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि उसने पहले ही मेंशन कर दिया कि मटेरियल कैसा है, सेम है, और लोड भी कैसा है, सेम है। तो मतलब लोड मतलब फोर्स सेम है और मटेरियल भी सेम है, मतलब यंग्स मॉडुलस भी, क्योंकि मटेरियल जब आता है ना तो यंग्स मॉडुलस आता है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस क्या बताता है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो मटेरियल सेम है, तो मटेरियल सेम है तो y1 इज इक्वल टू y2, और लोड भी सेम है, लोड भी सेम है, तो F1 इज इक्वल टू F2। ओके, तो देखो क्या क्या कटेगा, देखो L1 ये y1 y2 कट जाएगा, क्योंकि देखो ये इक्वल हो गया, तो ये कट जाएगा, तो ये किधर चलेगा, यहाँ चलेगा। देखो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि देखो सेम आ गया, तो मैं y1 की जगह y2 लिखूँ, y1 की जगह y2 लिखूँ, तो y2 कैंसल, तो ये इधर क्या बचेगा, खाली 1 बचेगा। अब ये मैं ये पूरा जो है ना नीचे वाला है, ये नीचे वाले का पूरा मैं लेके गया वहाँ पे, तो देखो L1 R1 स्क्वायर L1, क्योंकि देखो पाई और पाई कैंसल, है ना। अब F1 इजिकल टू F2 हो गया, तो F2 और F1 भी कैंसल, तो जो बचा देखो L1 बचा, L1 इधर पे R1 स्क्वायर L1। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लेके गया, क्योंकि ये और ये भी कैंसिल हो गया ना। ठीक है, तो इसको पूरे टर्म को मैंने यहाँ लेके गया, तो देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये जो एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे मालूम क्या करना है, L2 मालूम करना है, L2 मालूम करना है, तो L2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, L1 को यहाँ ले लेता हूँ, और R1 स्क्वायर को यहाँ पे और L1 को यहाँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बेसिकली क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। L2 को यहाँ पे ले रहा हूँ, बाकी ये सब जो पूरा टर्म है उसको तो ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, इसीलिए देखो L2 ऐसे आया, R1 स्क्वायर, देखो R1 स्क्वायर L1, क्योंकि ये डिवाइड में नीचे वहाँ गया तो मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो R1 2 स्क्वायर और L2 कहाँ पे गया, डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, क्योंकि L2 हम लोग को मालूम करना है, बेसिकली हम लोग क्या मालूम करना है, L2 मालूम करना है, इसीलिए यहाँ पे L2 आ गया। ओके, चलो अब वैल्यू पुट करो, सिंपल, L2 ऐसी रहेगा। R1 का वैल्यू क्या है, देखो R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू एक काम करते हैं, एज इट इज़ रखते हैं, R1 स्क्वायर। ठीक है, R1 स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं, इंटू L1 ऐसी रहेगा, L2 स्क्वायर इंटू L1 ऐसी रहेगा। ठीक है, अब L2 भी ऐसी रहेगा। ठीक है, L2 भी ऐसी रहेगा, R1 स्क्वायर भी ऐसी रहेगा, L1 भी ऐसी रहेगा, जो 1 का टाइम है उसको एज इट इज रखते हैं। अब L2 R2 की वैल्यू हम लोग को मालूम है, देखो R2 की वैल्यू क्या है, 2L1, यहाँ पे देखो R2 की वैल्यू क्या है, 2L1, तो मैं क्या पुट करूँगा यहाँ पे, 2L1 सॉरी R1 2R1 पुट करूँगा। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर भी है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और R1 का स्क्वायर R1 स्क्वायर, समझ में आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 और R1 स्क्वायर लिखा, 2R1 नहीं लिखा, क्या लिखा, 4R1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, सिंगल नहीं है, क्या है, स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर कर दूँ यहाँ पे तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया 4R1 स्क्वायर, समझा। अब L1 का वैल्यू भी हम लोग को मालूम है, L1 कितना है, 2L2, L1 कितना, देखो यहाँ पे देखो ये अगर L1 अगर मुझे मालूम करना है तो 2 को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू 2L2 हो जाएगा ना। तो वही किया मैंने, देखो L1 इज इक्वल टू 2L2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं करूँगा क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं, तो क्यों करूँ स्क्वायर, यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि देखो स्क्वायर दिया है, इसीलिए करूँगा मैं। ठीक है, अब क्या कटता है, ये देखो ये और ये कटता है।
ठीक है, कट गया। फिर L2 कट गया, कट गया। अब 4 2 जा 8 बचा और L1 बचा, सिर्फ इतना ही बचा, L1 बचा और 8 बचा। ठीक है, अब L1 का वैल्यू क्या है, L1 का वैल्यू कितना है, देखो 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 यहाँ पे देखो, 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ अब 8 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। हाफ मतलब क्या होता है 0.5, हाफ मतलब क्या होता है 0.5, पढ़े हो आप लोग। ठीक है, हाफ का मतलब क्या होता है 0.5 × 10⁻³ ठीक है, × 10⁻³ बचा ना यहाँ पे देखो 10⁻³। ठीक है, अब ये 10⁻³, तो यहाँ पे आंसर खत्म। अब 10⁻³ का मतलब क्या होता है मिलीमीटर, मीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। 10⁻³ का मतलब क्या होता है एम होता है, मैंने बताया था 10⁻³ का मतलब क्या होता है एम होता है, तो मैं 10⁻³ की जगह लिखूँ एम। यहाँ तक लिखेंगे तो भी आंसर चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ ये भी लिखो, अगर यहाँ तक लिखोगे आंसर तो भी चलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आप लोगों को 0.5 mm दिया इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ तक लिखोगे आंसर तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखूँ। ओके, समझा ये क्वेश्चन, बहुत ईजी था, बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, तो अगर प्रैक्टिस रहेगी तो ही हो पाएगा। जैसे ये मैथ्स की तरह, न्यूमेरिकल्स कैसे रहते हैं मैथ्स की तरह, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा, हाँ ये ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा फॉर्मूला का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स के और MCQ में आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए लास्ट रहेगा, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर। कैलकुलेट द वर्क डन, हम लोग को क्या मालूम करना है, सिंपल पहले बोल दिया उसने, वर्क डन मालूम करना है। क्या मालूम करना है, वर्क डन हम लोग को मालूम करना है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो लेंथ कितना दिया है वायर का 2 मीटर। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया, कितना दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.0225 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो याद रखो मिलीमीटर स्क्वायर दिया, एरिया कितना दिया है मिलीमीटर स्क्वायर दिया। मिलीमीटर में चलता है क्या, नहीं मीटर में चलता है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, एम का मतलब क्या होता है 10⁻³ होता है कि नहीं होता है, होता है। लेकिन अभी यहाँ पे उसने स्क्वायर कर दिया है, मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। देखो ये स्क्वायर हुआ क्योंकि ये स्क्वायर दिया है, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 होता, -6 आंसर आया, माइनस आया ना यहाँ पे, इसलिए -6। तो हम लोग को अभी -3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, किससे करना मल्टीप्लाई, -6 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर करूँगा तो इसलिए -6 हो जाएगा। समझ में आया ना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्या कह सकते हैं, कट करने के लिए मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा रहा हूँ। देखो ये पॉइंट मैं क्या कर रहा हूँ, आगे कर देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना पॉइंट आगे क्या होता है नेगेटिव, पॉइंट आगे करना रहेगा तो क्या करते हैं नेगेटिव, पॉइंट आगे नेगेटिव, याद रखना पॉइंट आगे नेगेटिव। कितना नेगेटिव, देखो नेगेटिव आया। अब कितना नेगेटिव वो भी पूछ सकते हैं आप लोग, देखो नेगेटिव कितना 1 और 2 में आगे ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे हो गया, तो कितना लिया 1 2 आगे लिया तो 2 नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पॉइंट को आगे ले रहा हूँ, याद रखना पॉइंट आगे नेगेटिव होता है, पॉइंट पीछे पॉजिटिव होता है, पॉइंट आगे नेगेटिव, पॉइंट पीछे पॉजिटिव, तो पॉइंट आगे नहीं कर रहा तो इसलिए नेगेटिव आया। अब कितना आगे करो 1 और 2, 2 के बाजू में कर रहा तो 2। ठीक है, 2 डिजिट के बाद, हाँ ये नहीं कि 2 के बाद कर रहा तो इसलिए 2 आया, 3 की बात करता तो 3 आया, ऐसा नहीं, 2 डिजिट के बाद करो, 0 और 2 के बाद कर रहा हो ना तो 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट के बाद करो इसलिए 2 आया यहाँ पे। ओके, और -6 पहले का पहले ही है। ठीक है, अब ये बेस सेम है, बेस सेम पावर क्या होगा ऐड होगा, तो -2 -6 -8 होता है। ठीक है, -8 होता है, तो एरिया कितना आया 2.25 × 10⁻8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जस्ट सिंप्लीफाई किया है उसने और कुछ नहीं किया। अगर आप लोगों को करना है तो करो, नहीं करना है यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ तक करना लेकिन ज़रूरी है, देखो यहाँ तक -6 तक। ठीक है, चलो और क्या दिया है, व्हेन अ लोड ऑफ 100 न्यूटन, ठीक है 100 न्यूटन मतलब फोर्स दिया है, न्यूटन है ना, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स हम लोग कितना दिया है 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन हम लोग को फोर्स दिए। ठीक है, इज स्लोली अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड। ठीक है, ये हम लोग को बोल दिया, लेंथ दे दिया, फोर्स दे दिया, एरिया दे दिया, वर्क डन मालूम करने का, और क्या दिया देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, मतलब यंग्स मॉडुलस मतलब वाई,
है ना, कैपिटल वाई कितना दिया है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट देखो सही है, न्यूटन है मीटर है, ठीक है चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग को मालूम होगा, आप लोगों को याद है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है इस चैप्टर में, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूला आप लोग कुछ नहीं कर सकते। देखो मैंने यहाँ पे लिखा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ, हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ। ये एक्चुअली में बहुत सारे फॉर्मूले वर्क डन के, स्ट्रेस के स्ट्रेन भी रहेगा, लेकिन वो सब नहीं देखना क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ पे दिया नहीं, यहाँ पे क्या दिया फोर्स दिया, इसलिए मैं जहाँ वो फॉर्मूला लूँगा जिसके अंदर फोर्स है। तो वर्क डन और फोर्स ये फॉर्मूले में है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ। अब देखो वर्क डन मुझे मालूम करना है, हाफ ऐसे ही रहेगा, फोर्स मुझे दिया हुआ है, लेकिन ये चेंज इन लेंथ, देखो ये लेंथ नहीं है, ये चेंज इन लेंथ मतलब स्ट्रेच करने के बाद कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है वो हम लोग मालूम करना है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, उसके लिए भी फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू एल। अब l मुझे मालूम करना है स्मॉल l, तो l को यहाँ कर दो, y को यहाँ कर दो, तो एफ एल अपॉन ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अभी एफ एल इंटू ए वाई हो गया। अब जो ये एल का वैल्यू आया, एल का वैल्यू कितना आया, ये आया। अब यही वैल्यू को इस एल की जगह पुट कर सकते हो, देखो ना एल का वैल्यू इतना आया ना, तो ये एल की जगह मैं ये एल को वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखो कर दिया मैंने, देखो हाफ ऐसी आया, एफ बी ऐसी आया, ठीक है। एल की जगह क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा, तो देखो एफ एल ए वाई समझ में आया, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये वाई। अब सब मुझे दिया हुआ, देखो हाफ ऐसी रहेगा, एफ मतलब न्यूटन, 100 न्यूटन दिया है फोर्स, तो 100 न्यूटन स्क्वायर है, तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर का मतलब ये होता है। लेंथ भी दिया है 2 मीटर, तो एल की जगह क्या लिखूँ 2 मीटर। फिर एरिया भी दे दिया है, देखो एरिया हम लोग भी फाइंड किया 2.25 इंटू 10⁻⁸, 2.25 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। वाई भी दे दिया हम लोग को 2 इंटू 10⁻11, 2 इंटू 10⁻11, ठीक है। अब इसको जस्ट सॉल्व करो, 2 कैंसिल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो 10⁻², ये 100 का मतलब क्या होता है 10⁻², ये 100 का मतलब क्या होता है 10⁻², 10⁻², 10⁻², 10⁻4 हो जाएगा, है ना। अब ये +11 है, 10⁻+11 है, ऊपर क्या तो माइनस हो जाएगा। देखो साइन चेंज होता है, कभी भी अगर ऊपर नीचे करते ना तो उसका पावर का साइन चेंज होता है, पावर का साइन चेंज होता है। तो प्लस था तो माइनस हो गया, तो देखो माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो 10⁻−8 है, ये ऊपर गया तो +8 हो जाएगा। मैंने बोला प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज होगा, ठीक है। और बाकी 2.25 ऐसी रहेगा, और ये 2 भी ऐसी रहेगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4 - 11, 4 - 11 कितना होता है बताओ, माइनस में आंसर आएगा ना, क्योंकि 4 बड़े में से छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस कितना आएगा, माइनस कुछ आएगा समथिंग 7, -7 आएगा। अब 8 - 7, 8 में से 7 गया, 1 बचा, तो 10⁻1, 10⁻1 मतलब 10 बचा खाली, है ना, 10 बचा। तो ऊपर कितना बचा खाली, ये सबको सॉल्व करेंगे तो 10 बचेगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10 होता है, तो 0 और ऊपर का 1 गया, 2 × 2 = 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.5, ठीक है, 10/4.5। अब इसको भी लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे, करने हाँ आप लोगों को ये डायरेक्ट नहीं करना, लॉग एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा वर्क डन इज इक्वल टू 2.222 जूल, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को आज का जो ये वीडियो में मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू कराया आप लोगों को समझ में आया हो। एंड अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर समझेगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग मेरा इस वीडियो से आप लोगों को सीखते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके इसको, इस वीडियो को और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, बिकॉज हर एक तक इल्म पहुंचना चाहिए, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।